नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आज सैटरडे है और जनरली सैटरडे को हम अपनी क्लास रखते नहीं है। इसके अलावा आज जो मौसम है वह मौसम भी पढ़ने के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज ही ऐसा मौसम है कि इस मौसम में तो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और दिल्ली में जो लोग हैं उसको अच्छी तरीके से फील कर रहे होंगे। और जो यहाँ पे नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बाहर का जो मौसम इस समय दिल्ली में हो रहा है ना, इतना परफेक्ट मौसम है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप बस उसको थोड़ा सा हल्का फील करने की कोशिश कीजिए कि धीमे धीमे बारिश हो रही है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, रिम झिम बारिश है। आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाइक या कार में घूमने निकल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, तो आप ऐसे धीमे धीमे बातें लड़ाते हुए चले जा रहे हैं मौसम को। कभी बाइक को आप लहरा रहे हैं, कभी कहीं करके आप खड़ी करके आप फोटो खींचने लग रहे हैं। कहीं आगे जाकर आप ज़्यादा आपको ठंड लगने लग रही है तो आप किसी भी गुमटी पर खड़े होकर चाय पीने लग जाते हैं। तो ऐसा मौसम है, आज बाहर घूमने वाला है, पढ़ने का कोई भी मौसम है ही नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो दो क्लासें छोड़ी हुई हैं पिछले 2 दिनों में, उनको इस वीक सैटरडे और संडे में कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने आपकी आज क्लास रखी है। मेरा कोई भी मन नहीं था कि मैं आप सैटरडे के दिन आप लोगों को परेशान करूं, यार आप लोगों को ऐसा लगे कि यार सैटरडे के दिन भी क्लास रख लिए। क्योंकि अब सैटरडे और संडे तो हमारे दिलों दिमाग में बस चुका है, स्कूल से ही हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। जब से हम स्कूल में देखते थे ना कि संडे को हमारी छुट्टी रहती थी, तभी से जैसे सैटरडे के 4 बजते हैं ना, तो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि अब हाँ हम रिलैक्स कर सकते हैं, हम फ्री हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ा समय ही आ गया है, जब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस दिन से तो संडे मंडे हम भूल ही गए। फिर भी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे मौसम में ज़्यादा दिक्कत ना दूं। बस आप कुछ भी करें, मतलब फिर भी आपको ऐसा बेसिक सी क्लास रखेगी आज की। आपको इसमें लिखने विखने का कोई काम रखा नहीं जाएगा। आप चाहें तो जाकर अपनी छत वगैरह पर बैठ जाएं आराम से, बस मोबाइल ले लें, पेन कागज़ की आज कोई ज़रूरत है नहीं। बस मोबाइल ले लें, चेयर डालें और अच्छे मौसम का एंजॉय करते हुए आज की क्लास करें। इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। और अगर बारिश हो रही है तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बालकनी में आराम से बैठो, एक कप चाय लो और आराम से कान में ईयरफोन लगाते हुए मौसम का मजा लेते हुए क्लास रख कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास करूंगा नहीं, 15-20 मिनट की क्लास रखूंगा, शॉर्ट में निपटा दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को जहां हमने कल छोड़ा हुआ था। कल की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो था वो सारा कर लिया था। उसमें मैंने आप लोगों को वहां पे कल सेंस और फॉर पढ़ाया हुआ था कि सेंस का यूज किसके साथ करना होता है, फॉर का यूज किसका करने साथ करना होता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको कल समझाई थी तरीके से। इसके अलावा कल मैंने आपको 10 से 15 इनके एग्जाम्पल भी समझाए थे जिससे कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा था तो उसको आप रख ही रहिए। मैं अगले सैटरडे को क्या करूंगा, इसकी एक पूरा डाउट सेशन रख कर लूंगा। जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद एक डाउट सेशन करेंगे, तो उसमें आपके सारे जितनों की भी डाउट होंगे सारे डाउट ले लिए जाएंगे। एक ग्रुप वगैरह बनाएंगे टेलीग्राम पे या फिर किसी भी कमेंट बॉक्स से आप क्वेश्चन पूछ लेना, इस हिसाब से कुछ करके हम डाउट सेशन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आज जो हमें पढ़ना था वह क्या पढ़ना था, इसमें हमने नेगेटिव और इंट्रागेटिव हमारा छूट रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव और इंट्रागेटिव आज पढ़ने का मैंने बोला हुआ। जनरली मैंने इसमें पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं है नेगेटिव में, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ये देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया होता कि नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। जब कोई भी सेंटेंस दिया होता है और अगर उसको हमें नेगेटिव में बदलना है तो हमें क्या करना होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बस खाली नॉट लगा देते हैं। ऐसा करने से हमारा जो फॉर्मेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं आज इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि आगे भी हमें चीज़ें करनी है। इसके बारे में हम बैक पुरानी वीडियो में बहुत अच्छी लंबी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज क्यों किया है, मेन वर्ब के बाद हमने क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ। तो आप मेरा वो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को आज यहाँ पे नेगेटिव ना भी पढ़ाता तब भी आपकी बात तो पता होती कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है, तो आप आराम से कर लेते। कल मैंने जो आपको जो सेंटेंस समझाया था उसमें आप क्या करते, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते तो आपका नेगेटिव में बन जाता। लेकिन आज मुझे इसके बारे में समझाने के लिए थोड़ी इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ रही है क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते थे स्ट्रक्चर, उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, कोई भी सेंटेंस का उसमें क्या होता था कि सब्जेक्ट लिखा होता था, उसके बाद क्या लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिख देते थे, फिर लिखते थे हम क्या, मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद हम लिखते थे ऑब्जेक्ट। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता था अब तक के सेंटेंस में, इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती थी। जैसे कंटिन्यूअस अपन ने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें इज, एम या आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती थी। तो अगर हम उसका नेगेटिव बनाते थे उसके बाद हम उसमें नॉट लगा देते तो चीजें आसान हो जाती थी। ठीक है, जैसे आपने परफेक्ट में ही पढ़ा था, हैज और हैव पढ़ा हुआ था, तो हैज और हैव के बाद हम नॉट लगा के इसको नेगेटिव में कर लेते। लेकिन अब हमने जब सबसे परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, इस स्ट्रक्चर में दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाने लगी। एक तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव फॉर्म की है,
ठीक है। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाने लग गया है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझेंगे हैज और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बनाने में हमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट का जो हम यूज है वो किसके बाद करें, हैज या हैव के बाद कर दें या फिर बीन के बाद यूज करें। तो यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जामिनर ऐसे जहाँ पे थोड़ी सी सिली भी चीजें समझने वाली होती है ना, ट्रिकी, वहीं से क्वेश्चन उठा के रख देता है। अगर आप लोगों को अब पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप लोग किसी ने ऐसे भी रख लिया होगा कि मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा आपको आज की चीज पढ़ाना जरूरी समझा है, क्योंकि आगे अभी यहाँ पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब देखने मिल रही है। अगर आप आगे जाकर आप फ्यूचर पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, हैज और हैव के पहले आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल और शैल का यूज भी किया जाने लगेगा। तो वहां पर आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, ऐसे में और ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने आज थोड़ा आपको इसे बताने में समझा। तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, आप कभी भी याद रखिए कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक या एक से हेल्पिंग वर्ब ज्यादा यूज की गई हो, दो की गई हो, तीन की गई हो या फिर चार हेल्पिंग वर्ब भी होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, जो आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब नंबर फर्स्ट, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सीधा नॉट का यूज कर देना है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब सेकंड लिख दें, फिर थर्ड है तो आप थर्ड लिख दें, फोर्थ है तो फोर्थ लिख दें, जो कुछ करना है वो बात कीजिए आप सेम डिक्टो करते हैं। इसी सेंटेंस से आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसकी पहली हेल्पिंग वर्ब है, बीन सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने क्या बोला, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज करना है, तो आपका यहाँ पे आप नॉट यूज कर देंगे, ये तब इसका आपका करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव की आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर इसके बाद आपको यूज क्या करना है, नॉट। फिर आप चाहें तो आगे एक सेंटेंस सेम रखना, बीन या फिर वर्ब की जो आईएनजी बताई थी फॉर्म, मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो टाइम है आपका सिंस या फॉर, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें फिर आपकी आगे हो। ये चीज मैंने आपको बताना थोड़ा यहाँ पे जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एग्जामिनर क्या करेगा, बीन के बाद नॉट का यूज कर देगा या फिर यहाँ हैज और हैव के पहले यूज कर देगा, इस तरीके से कुछ भी आपका स्ट्रक्चर आ सकता है। तो आपने अगर ये चीज समझी तो यहाँ पर आपको कोई डाउट अब नहीं बचना चाहिए, आप आराम से आंसर लगा लेंगे। तो आज की जो वाला पेज है, इस पेज में पढ़ने की एक ही बात थी कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज की गई हो तो आपको जो नॉट का यूज करना है वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। ठीक है, बस इतना मुझे नेगेटिव में समझाना था। एग्जाम्पल इसके नहीं समझाता हूँ क्योंकि कल मैं इस पर एग्जाम्पल बहुत करा चुका हूँ। उसके पहले भी जब मैंने आपको नेगेटिव बताए थे तब भी मैंने आपको बहुत इसके स्ट्रक्चर पर समझाया था कि कैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। कल मैंने जो सेंटेंस आपको समझाए थे उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट रख दीजिए, आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें और कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ आपसे इंट्रागेटिव के बारे में। ये देखिए इंट्रागेटिव मैंने यहाँ पे लिख रखा, सॉरी नेगेटिव, ये इंट्रागेटिव मैंने हाँ ये रखा, इस वाले पे अब देखिए नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव में मैंने आपको समझाया था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं जिसका रिप्लाई यस और नो में होता है, ये चीज भी मैंने आपको पहले समझा दी कि इंट्रोगेटिव है क्या, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। बस यहाँ पे बताने वाली चीज जो होती है इंट्रोगेटिव में वही होती है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो अब क्वेश्चन में चला जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे भी बताने वाली यही चीज थी कि जब किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज की गई हो, तो जैसा हमने नेगेटिव में किया था ना कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया था, सेम चीज हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब जो लिखी होती है उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर आगे की सारी चीज सेम रख देते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेकंड रख देते हैं, और अगर तीन भी दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड लिख देंगे, फिर सेम चीज मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये बात है। अगर आप इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो पहली आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज या फिर जो हैव है, इसको हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है बीन, और फिर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो, और आगे की सारी चीजें ऑब्जेक्ट, और फिर जो टाइम डिनोटिंग है सिंस या फॉर, ये सारी चीजें, और उसके बाद लास्ट में अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ये चीज आपको मुझे यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में इतना ही पढ़ाना है मुझे, जो आपको समझाने वाली बात थी, और समझाने वाली बात भी नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको पिछला जो पढ़ाया था उसी को रिकॉल करा दिया। बस यहाँ पे ये नई चीज बतानी थी कि अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज की गई हो तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं। दूसरी या फिर तीसरी जितनी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो उनको हम टच भी नहीं करेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी।
ठीक है, ये इतनी सारी मुझे सारी चीज बतानी थी। अब बस पढ़ाने के लिए इतना ही था, आप लोगों के दिमाग में चीज हालांकि पहले से थी। अब जो आगे की हम बात करेंगे उसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ 2-4 ऐसे क्वेश्चन लेकर रखे हैं जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कभी कभार। वो क्या करता है कि कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें या तो वो हेल्पिंग वर्ब का सही यूज नहीं करेगा, जैसे ये मान लो उसने सेंटेंस लिख दिया, उसमें क्या करता है वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक आप हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक है, उसके बाद कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसके बाद आता है क्या ऑब्जेक्ट जो यूज की जाती है। तो इसमें एग्जामिनर क्या करता है, बारीक सिली मिस्टेक आपको देखने के लिए, ट्रिकी बनाने के लिए वो क्या करता है, या तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सही यूज नहीं करेगा। मेरा मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ हो सकता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज ना करे। जैसे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे यू लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, यू के साथ इज लगा देगा, या फिर हो सकता है यू के साथ एम लगा देगा। इस टाइप की थोड़ी वो सिली मिस्टेक्स ही कर देगा सेंटेंस में और आपसे बोलेगा इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। एक तो टाइप ये बन जाता है, और दूसरा जो टाइप बनता है वो टाइप क्या बनता है, और पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक टाइप तो ये बन जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज वो क्या करता है कि अगर उसने सब्जेक्ट सही लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी सही लिखी है, तो वो क्या करता है इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करेगा। जैसे आप परफेक्ट में जाएंगे, हैव या फिर हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर क्या करता है, हैज और हैव के बाद वो क्या करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा है। तो इस टाइप की वो थोड़ी मोड़ी गलती एग्जाम में डालने की कोशिश करता है। हालांकि ये सेंटेंस बिल्कुल बेसिक एग्जाम में ही आते हैं, लेकिन अगर आप, मैंने अभी सीरियल का मेंस भी दिया है तो उसमें भी इस थोड़ी बारीकी वाला एक दो क्वेश्चन तो आपको डाल ही देता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी क्वेश्चन बनाना होता है, वो कोशिश करता है कि आपसे सारी चीजें पूरा सिलेबस कवर करा ले, आपने ये भी पढ़ा है कि नहीं, ये भी पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे वो आपका थोड़ा बेसिक चेक करने की कोशिश करता है कि आपका बेसिक ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आपका बेसिक ठीक नहीं है, बस आपने ऊपर ऊपर की सारी चीजें कवर कर ली। तो बेसिक चेक करने के लिए इस टाइप की वो चीजें डाल देता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और इसमें मैंने कुछ मिस्टेक अपने मन से कर रखी हैं। अब हमें इन मिस्टेक को ठीक करना है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि कल सारी चीजें आप कवर कर लेना कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज एम आर किसके साथ यूज किया जाता है, आई के साथ क्या यूज किया जाता है, हैव के साथ क्या यूज करना है, किसके साथ हैज यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको कल पूरा चार्ट बता के दिखाया था कि आपको इसको पढ़ लेना है। और उसके अलावा मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही बताया था, प्रेजेंट की जो चारों स्टेट है ना, कोई कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रेजेंट की बता दी थी। सेम मैंने पास्ट के बारे में बता दिया था, सब कुछ मेरा कवर करा जा चुका है। अब यहाँ पे आपको, अब जैसे ही आपने अगर कल पूरा रिवाइज कर लिया था ना जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे मेरे समझाने के पहले आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो रोकिए और पहले आप सारी मिस्टेक चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने सारी मिस्टेक पकड़ पा रहे हैं। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अब आगे तो मैं आपको सॉल्व कर ही रहा हूँ। और आपको यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक तरीका भी समझा देता हूँ कि कोई भी अगर आप सेंटेंस में मिस्टेक या एरर देखें तो आपको कैसी देखनी होती है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई रिलेटिव्स हैज बीन लिविंग इन यूरोप फॉर समर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले ये देखना सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट देखेंगे आपकी, इसका माई रिलेटिव, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको अगली चीज क्या करनी होती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सही यूज की गई कि नहीं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर है कि नहीं, प्लूरल के साथ प्लूरल है कि नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव्स दिया है, मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। हैव के बाद आप देखेंगे बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आप समझ जाएंगे कि तत्काल आप समझ लेंगे कि हैव और हैज दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब यहाँ तक चीज क्लियर समझ जाएंगे आप। ऐसे एक एक चीज समझते जानिए कि एक वर्ड बाय वर्ड समझना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप देखेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए नहीं, हेल्पिंग वर्ब के आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का जो वाला फॉर्म यूज किया जाना है वो फॉर्म सही यूज किया गया कि नहीं। तो आप बोलेंगे हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, मतलब वर्ब का फॉर्म भी सही यूज किया गया, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे चीज पढ़ेंगे इन यूरोप, तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक का तो पूरा सेंटेंस सही है। अब बेसिकली जो आप देखेंगे वो मिस्टेक किस में होनी चाहिए, तो कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतनी सारी चीजें होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही दिया गया है तो आपकी जो मेनली एरर होगी वो कहाँ पे होगी, सेंस और फॉर में मिस्टेक दी जाएगी। तो अगर आपने कल की क्लास करी है तो आप समझ जाएंगे आगे सेंटेंस फॉर समर लिखा हुआ, तो समर के साथ किसका यूज करना है, सेंस का या फॉर का। तो आप कल की क्लास से पूरी चीजें समझ ही गए होंगे कि अगर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम किसका यूज करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। और अगर कोई भी टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है, जैसे 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो इस ड्यूरेशन के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे समर, समर जो है वो एक मौसम का टाइप होता है,
जैसे ये एरिया समर का हो गया, तो उसके बाद 3-4 महीने बाद जो आते हैं वो विंटर के आ जाते हैं, फिर रेनी सीजन आ जाता है। ये सारी चीजें ऐसी चलती हैं। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, पूरे साल के जो टाइम के पॉइंट है उनको हम 3 भागों में या 3 पॉइंटों में डिवाइड कर लिया। एक तो समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी सीजन हो गया, इन 3 में चेंज कर लिया। तो आप क्या बोलेंगे, समर भी तो इसी टाइम में पूरे साल में टाइम का एक पॉइंट ही है, यानी इस पूरे समर का जो टाइम होता है 3-4 महीने का, इसको ही हमने एक पूरा पॉइंट मान लिया। तो क्या हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ हम फॉर का यूज नहीं करेंगे, किसके साथ यूज कर लेंगे, सिंस का। ठीक है। अभी भी अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सेंस ऑफ फॉर का सही तरीके से यूज समझाया हुआ है। ठीक है, आप वहां पे जाकर देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आपको एरर देखनी है। आपको क्या एरर देखनी है, पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सही यूज किया गया कि नहीं किया। अगर ये सारी चीज की गई तो फिर आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का जो फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, जो फॉर्म भी यूज किया जाता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो सही यूज किया गया कि नहीं किया गया। इतना सही किया गया तो इससे आप पूरी सेंटेंस या से पढ़कर ही आपको टेंस की पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, और फिर अगर प्रेजेंट में है तो किस स्टेट का है, परफेक्ट का है कि कंटिन्यूअस का है कि इंडेफिनिट का, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको एरर देखनी है और फिर देखना, अगर आप एरर समझ गए क्या एरर है तो फिर एरर में क्या ठीक किया जाता है आपको वो करना है। अगर इतना होगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस आज की क्लास में यही बेसिक क्लासेस आपको करनी है, आप आराम से बैठे बैठे करते जाइए। अब अगला स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सेंटेंस जो दिया गया है इसमें आप देखेंगे आई कुड नॉट पास द एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप इसको सॉल्व कर गए तो आपको सीधी बात समझ में आ गई। आप देखेंगे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में दिया गया है तो उसमें हम सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाएगी या हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है तो उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ऑलरेडी ही हम उस सेंटेंस को पास्ट में डाल चुके हैं। दोबारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके दोबारा पास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी एरर हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि जो कुड मैंने यूज किया गया है वो है कैन का सेकंड फॉर्म है कुड। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट का टेंस, पास्ट जो टेंस है उसका सेंटेंस है आई कुड नॉट, पर आगे आप देखेंगे क्या लिखेंगे, पास्ट। तो आपको यही तत्काल चीज पकड़ लेनी है कि इस जो सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट की जो सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट, मतलब ये यहाँ पे एरर है, यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, पास्ट का। समझ आ गई बात। देखो बस ऐसी आपको चीजें समझनी है, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेता है हमारे बेसिक चेक करने के लिए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब अगली आप चीज देखेंगे, फिर वहीं से आपको स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है, यू। अब आपको देखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की गई सही की नहीं की गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे यू के बाद क्या लिखा है, बाज। अगर आपको अब वो हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट याद होगा तो आपको पता होगा यू के साथ बाज के यूज करते हैं कि बर के यूज करते हैं। आप तत्काल समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ आपने बताया था वर का यूज किया जाता है और सिंगुलर के साथ हमेशा बात का यूज किया जाता है। और यू किस में आता है, यू आता है प्लूरल में, तो इसके साथ बात का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, वर का यूज किया। आगे चीज समझ में, ऐसे ही आपको इधर देखना है। अब ये आ गए इंट्रोगेटिव का अगला। में भी आप देखेंगे, यहाँ से देखना चाहें तो सब्जेक्ट देख लें, हमेशा सब्जेक्ट ही देखना आप पहले। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब देगी तो आप हेल्पिंग वर्ब देखें, नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो दी जाएगी आगे वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। अब हालांकि डेड यूज किया गया है तो आपको पता है पास्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई भी हो, सबके साथ डेड यूज किया जाता है। तो यहाँ तक तो सही है, यू के साथ डेड यूज किया गया। अब आगे आप इस चीज को आगे देखे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहीं पे मिस्टेक समझ जानी, सेम पुराने क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। देखो कि डेड जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमने डू का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन आगे जाकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने लेफ्ट देख रहे हैं वो किसका सेकंड फॉर्म है, वो भी लीव का सेकंड फॉर्म है। ये देखो, ये लीव का सेकंड फॉर्म है। चीज समझ जानी है कि एक बार जब हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर गए हैं तो दोबारा सेकंड फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा, एक बार ही सेकंड फॉर्म यूज करना है हमें पास्ट में, इंट्रोगेटिव में भी एक बार करना है और जब नेगेटिव बनता है उसमें भी एक बार ही यूज करना है। ये देखो, तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, लीव आ जाएगा। ऐसी चीजों को आपको समझना है और ऐसे ही आगे चल के आपको चीज समझते जाना है। अगला स्ट्रक्चर देखना है, हालांकि इसको आप मत करो, ये मत करिए क्योंकि 2 सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है। जब मैं अभी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी आप केवल एक सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर ही समझ रहे हैं, आगे चल के आप 2 वाला समझेंगे तब जाके आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको मत करना कोशिश, आपसे बना भी नहीं होगा, बन गया होगा तो अच्छी बात है, आपका बेसिक ठीक रहा होगा। अब अगला करते हैं हम, देखिए अगला आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट देखेंगे आप कुमार, कोई नाम लिखा हुआ,
नाम के बाद आप क्या देखेंगे कि ही सी इट या कोई नेम के साथ मैंने क्या बताया था कि जो वर्ब की ड्राइव फॉर्म आती है उसमें क्या करते हैं, एस ई एस लगा देते हैं। नेगेटिव में है तो आप देखेंगे डू में एस ई एस लगा के डज बना दिया गया। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सही यूज की गई। उसके बाद आता है नॉट, नेगेटिव है बिल्कुल सही। फिर आप देखेंगे क्या लिखा है, कम्स। यहीं पे आपको फिर से सेम ही चीज पकड़ लेनी बिल्कुल डिक्टो, कि एक बार अगर आपने एस ई एस लगा दिया है तो आप हेल्पिंग वर्ब में लगा चुके हैं, तो दोबारा मेन वर्ब में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी चीज समझ लेंगे कि यहाँ पे भाई कम से यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे खाली कम का यूज किया जाना है। इसके सेंटेंस को भी यहाँ सही कर लेंगे। ऐसी चीज आगे भी आपको देखना है। आई, आई क्या है, हेल्पिंग सॉरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर दिया उन्होंने, हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी, लाइक्स लिख दिया, सॉरी मैन वर्ब क्या लिख दी, लाइक्स। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको बताया था आई के साथ लाइक्स नहीं लिखा जाता है किसी भी मैन वर्ब के में, ऐसे आई एस तभी लगाया जाता है जब वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। लेकिन आई यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा, केवल लाइक आ जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला सेंटेंस समझते हैं। ये भी दो स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है, इसको आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया गया तो हालांकि यहाँ तक आपको समझने वाली कोई बात है नहीं। आई एम सॉरी, एक तो जनरल सेंटेंस है, आपको जो समझना है वो आगे ही समझना है। यहाँ पे भी फॉर्म का ही लफड़ा है। अब आप फॉर्म का लफड़ा समझ गए होंगे तो आपकी चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे आप, आई लिखा हुआ है, ये आई सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आई के साथ आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की गई, आई के साथ हैव यूज किया जाता है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप इसको जरा गौर करना। आप बोलेंगे हैव के या हैज के बाद परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो आगे जो वर्ब लिखी गई है स्पीक, यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सीधे मतलब गलत हो गया। तो इसके साथ करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका थर्ड फॉर्म यूज कर दो, मतलब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन। अगर आपको स्पोकन कर लेंगे तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। ये चीज मैं आपको आज समझा रहा था, हालांकि मैंने आगे भी आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस लिखे हैं, इसको मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये मैं आपको करने के लिए खुद दे रहा हूँ। आप अपना दिमाग चलाइए, चीजों को सॉल्व करिए। मैंने आपको सिर्फ तरीका बता दिया, उसी तरीके पे चल के आपको आगे की सारी चीजें चेक कर लेनी है कि कैसे आपको क्या देखना है। पहले आपको क्या देखना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है मैनी बॉलीवुड एक्टर्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारे बॉलीवुड के जो एक्टर है, मैनी बॉलीवुड एक्टर। और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती तो फिर आपको सीधा देखना है मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज की गई कि नहीं की गई, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको मैं एक बार चलो इसको और करा ही देता हूँ, तो आप इसको देखेंगे मैनी बॉलीवुड एक्टर्स, मतलब एक से ज्यादा एक्टर हो गए। अब एक इसमें चला गया प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, वर्ब की कौन सी आती है, बेस फॉर्म की ड्राइव फॉर्म, आप बोलेंगे बेस फॉर्म। इसमें ऐसी ऐसे नहीं लगाया जाएगा, तो इसमें बक्स नहीं आएगा, खाली वर्क आएगा। ऐसे बस आपको चीजों को समझना है। आगे के मैंने आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनको आप करने की कोशिश करना, अगर आप कर पाते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर बाकी डाउट सेशन में आप उनसे पूछना, मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। हालांकि है कुछ भी नहीं, आप इन क्वेश्चन को रख लेना, उस चार्ट को खोल लेना, अगर समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो बस ऐसी आप चीजों को चेक करते जाइए। अगर आपको याद नहीं तो आप उस चार्ट से मिला लेना और वैसे आप चीज करते जाइए, करेक्ट हो जाएंगी आपकी सारी चीजें। इतना टफ मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस ये बेसिक ही तो करवा रहा हूँ आपकी, खाली मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था, बस जितनी भी शायद 15 या 20 मिनट की क्लास हुई है, मैंने ज़्यादा आपकी क्लास लेने की कोशिश भी नहीं की है। इस क्लास को आप कंप्लीट करिए, बाकी कल की क्लास रख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल भी क्लास होगी, और जो हमारा छूटा था उसको कवर कर लेंगे। बाकी मंडे से आपकी क्लास जाके तक कंटिन्यू